today our topic will be Gen Zs. ठीक है? What do you mean by Gen Z? Gen Z. कौन कौन सा Gen Z है आप में? Gen Z पता है Gen Z कौन है? जनरेशन Z. ठीक है? लेकिन ये वर्ड अभी न्यूज में क्यों है? बिकॉज देयर वर नेपाल में प्रोटेस्ट थे, उसका नाम ही पड़ा जेन जी प्रोटेस्ट. जेन जी प्रोटेस्ट. यू कैन सी जेन जी प्रोटेस्ट नेपाल. जेन जी. ठीक है, ये लोग आपके मित्र हैं ये. ठीक है, जेन जीज. नाउ आपने आज तक सुना होगा कि जेन जीज ने प्रोटेस्ट किया, बट आपने कभी सोचा है व्हाट वाज द रीजन? व्हाट वाज द रीजन? ठीक है, चलाकी है. ठीक. सो आज तक आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या आप जो भी सोशल मीडिया साइट चला रहे हो, आपने देखा होगा जेन जी प्रोटेस्ट. ठीक है, आपने खाली देखे हैं कि मतलब लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूथ आर डूइंग प्रोटेस्ट्स एंड ऑल दैट. बट द थिंग इज, आपने कभी सोचा कि व्हाट आर द रीजंस? पहले जो रीजन था, नेपाल के रीजन के बारे में बात करते हैं. रीजन क्या था नेपाल का? जो नेपाल की जो गवर्नमेंट थी, वहां जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट was increasing. बट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पॉलिटिशियंस के ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस के जो बच्चे थे, पॉलिटिशियंस के बच्चे, वो क्या कर रहे थे? वो सोशल मीडिया पे अपना लाइफस्टाइल क्या दिखा रहे थे? लैविश लाइफस्टाइल दिखा रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे, लैविश लाइफस्टाइल. सो यहां से नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज इंक्रीजिंग, बट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड जो पॉलिटिशियंस के बच्चे जो थे, किड्स जो थे, उन किड्स का नाम पड़ा नेपो किड्स. वो जो इंस्टाग्राम पे वो अपना लाइफ स्टाइल जो था, वो लाइफ स्टाइल मतलब लैविश लाइफ स्टाइल क्या कर रहे थे? डिपिक्ट कर रहे थे, सो शो ऑफ कर रहे थे. सो द थिंग इज, जो यूथ था उनको लगा कि हमें अब क्या करना चाहिए? प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो करप्ट है, वो यहां से पैसे ले जाकर अपने बच्चों को क्या लाइफ स्टाइल प्रोवाइड कराती है. सो इतना था इशू कि फिर प्रोटेस्ट हुए, फिर डेथ्स भी हुए एंड ऑल दैट. पार्लियामेंट को जलाया गया, इनके पार्लियामेंट को जलाया गया. बट एज एन व्हाट वर द रीजंस? मतलब रीजंस, अगर हिंदुस्तान में, अगर ऐसा हिंदुस्तान में होगा कभी, होना नहीं चाहिए, होगा कभी, क्योंकि रीजंस क्या लगते हैं आपको? रीजंस क्या होंगे? मैंने कल बोला, आई एम नॉट हियर टू गिव यू इंफॉर्मेशन. मुझे आपको सिखाना है कि इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, आपका विजन क्या होना चाहिए. सो अगर कल को हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, हमारे यूथ ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, किन रीजंस पे वो स्टार्ट करना? ठीक है, फर्स्ट, जेन जीज कौन होते हैं? जेन जीज वो लोग होते हैं, दैट जनरेशन विच इज बोर्न बिटवीन 1997 to 2013 itself, समथिंग. यही है ना? यस. आधे बोल रहे हैं 1998 से 2015 तक, लेकिन जनरल डेफिनेशन इज 1997 to 2013 तक जो बॉर्न हुए हैं, या 2012 तक जो बॉर्न हुए हैं, उनको बोलते हैं जेन जीज. क्या बोलते हैं? जेन जीज. क्या आप जेन जी हो? ठीक है, क्या आप जेन जी हो? क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ पीछे? आपकी 2009. सो आप जेन जीज में आओगे. सो व्हाट आर द रीजंस? व्हाट शुड बी द रीजन? फर्स्ट रीजन क्या होना चाहिए? रीजन, अगर इन्होंने प्रोटेस्ट किया,
व्हाट शुड बी द रीजन टू प्रोटेस्ट, क्यों करा होगा इन्होंने प्रोटेस्ट? अगर कल को आपको प्रोटेस्ट करना हो गवर्नमेंट के खिलाफ, कौन से रीजंस ऐसे होने चाहिए आप जिससे मतलब प्रोटेस्ट कर सको? वही आंसर कुछ रीजन आज डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। कोई बड़ा पॉइंट बोलो पहले। अनएम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इन कश्मीर इटसेल्फ, ठीक है ना। 6.1 इज जनरली, ठीक है ना। सो रिसेंटली जो 2020 का डाटा हमने देखा 24.1% यूथ जो क्या कर रहा है, जो वर्क ढूंढ रहा था वो अनएम्प्लॉयड है। फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। जो इंडिया के भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज 6.1%। लिखना नहीं है, जस्ट सी, ये चेंज होता रहता है, क्वार्टरली ये चेंज होता रहता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है जिससे क्या प्रोटेस्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ। प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? प्रोटेस्ट होते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन प्रोटेस्ट से ही हम ढूंढना शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द यूथ इज अनएम्प्लॉयमेंट। सो सेकंड, हाँ, करप्शन, ठीक है, करप्शन। करप्शन कहां दिखा आपको? करप्शन कहां दिखा आपको? करप्शन उसमें तो हो ही रही है। कहां? हर किसी डिपार्टमेंट में। कश्मीर में कोई ऐसा इशू जहां आपको करप्शन दिखा रिसेंटली? आप, हाँ, करप्शन में कोई ऐसा, मतलब जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा इशू रिसेंटली जहां आपने देखा कि करप्शन हुआ था या हो रहा है? रियल एस्टेट में होता है, बट द थिंग इज आपको प्रिसाइज बोलना है, प्रिसाइज। एज एन एग्जांपल, एजुकेशन इज अ वास्ट थिंग। JKSSB कौन से एग्जाम में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो एग्जाम, मतलब उसमें तो ये नहीं था, कैंसिल हो गया, नीट में। और अब देखोगे रिसेंटली 106 एम्प्लॉयज ऑफ फायर एंड सर्विस डिपार्टमेंट वर टर्मिनेटेड। 2010 में उनको जॉब मिली थी, लेकिन 2025 में उनको टर्मिनेट कर दिया इस बुनियाद पे कि आपने तब चीटिंग की थी, वो करप्शन हुआ था तब। इसी तरीके से SI एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एग्जाम, FAA फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में भी 2020 में क्या हुई थी? धांधली हुई थी। पद को लिस्टे कौश, समझ आ रही बात? सो देयर इज अ करप्शन। अगर आपने देखा कि करप्शन, फिर प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन उस लेवल पे प्रोटेस्ट नहीं हुए थे जहां नेपाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी मतलब प्रोटेस्ट हुए थे, उस लेवल पे यहां प्रोटेस्ट नहीं हुए। गोया यूथ की प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन। थर्ड, एक्सट्रीम रिजर्वेशंस, ठीक है, अनइवन रिजर्वेशन। ये भी एक इशू हो सकता है, अनइवन रिजर्वेशन इज अ गुड थिंग, लेकिन enough of everything is bad. You can give reservations because जो vulnerable sections हैं, STs, SCs, RBs, OBCs, उनको हमें politically या educationally representation देनी पड़ेगी। समझ आ रही बात? So the thing is uneven reservation और politics मतलब जिस हिसाब से गवर्नमेंट हमारी नीड्स को पहले ये वादा करती है कि हम ऐसा करेंगे, उसके बाद ठीक है, पॉलिटिकल डिलेज बोल सकते हैं। ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, अनइवन रिजर्वेशन, पॉलिटिकल डिलेज। और कहां दिखा आपको पॉलिटिकल डिले? सर जैसे परसों एनसी ने जो ये मैनिफेस्टो में किया कि हम ऐसे करेंगे, जी ठीक है, कहां दिखा आपको पॉलिटिकल डिले? मैम पीछे, मैम आप
कहां दिखा आपको पॉलिटिकल डिले? जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे, जैसे हमने बोला आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री होंगे, ठीक है, और स्टेटहुड वापस देंगे। सो इससे ही मतलब आक्रोशता बढ़ जाती है लोगों में, यूथ इसी से ही फ्रस्ट्रेट होता है, यूथ इसी से ही फ्रस्ट्रेट होता है, पॉलिटिकल डिलीज। एनीथिंग एल्स? हाँ, लैक ऑफ फ्रीडम, नाइस, वेरी गुड, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन क्या शो, कॉन्स्टिट्यूशन चाहे बुक जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपकी राइट्स दिए गए हैं, आपकी ड्यूटीज दिए गए हैं, जो भी आपका एस्पेक्ट है, फॉर आपको लीडर्स कैसे चुनने हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, आपके राइट्स क्या, आपकी ड्यूटीज हैं, एक बुक में दी गई है, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मुस्लिम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुरान है, ठीक है ना, आपको किस तरीके से चलना है, आपके कौन से राइट्स हैं, कैसे आपको प्रॉपर्टी डिवाइड करना है, वो आपके कुरान और हदीस में दिया गया है। इसी तरीके से एज फार एज द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसर्न, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट्स एंड ड्यूटीज है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोवाइड किया है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट आर आर्टिकल्स? आपने तो पढ़ा है 11th 12th में। What is this Article 19? फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन ये आर्टिकल नाम क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कुरान में और कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कुरान में अथ सिपार आसान 30 सिपार्स, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी चैप्टर्स है, उनको बोलते हैं पार्ट्स। There are 25 parts in the Constitution। इसी तरीके से कुरान के जो मतलब सिपार है उनमें आयत्स लिखी गई है, माइक्रो कैटेगराइजेशन, डिफरेंट आयत्स। इसी तरीके से जो पार्ट्स है उनमें भी माइक्रो डिफरेंशिएशन की गई है, उनको बोलते हैं आर्टिकल्स। इथे किस चैप्टर्स में नाम फंडामेंटल राइट चैप्टर, उसमें किस रिलेटेड बात की जाती है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल कुनमुहिम आयत, ठीक है ना, कुनमुहिम आयत। देयर आर 448 आर्टिकल्स राइट नाउ, लेकिन जब कमेंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 395 थे। अभी आर्टिकल 19 उस आयत 19 छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोलता है यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको हक है कुछ भी बोलने का, कुछ भी एक्सप्रेस करने का, बट इनका मतलब क्या, इनका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं जो बोलूं वो सही है, इट्स नॉट लाइक दैट, मैं जो पहनूं सही है, ठीक है, समझ आ रही बात, बट देयर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इथे कैन यूज राइट टू प्रोटेस्ट, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली, बट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम इन्फर कर सकते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट। हम इन्फर कर सकते हैं, ये दिया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट, नॉट फंडामेंटल राइट, यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट, सॉरी फंडामेंटल राइट इज नॉट देयर, बट यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहां दिखा आपको लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? फायर सर्विस, गुड, वेरी गुड, गाजी बाबा खान। कहां दिखा आपको, आप में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है? सर जो रिसेंटली न्यूज़ पर टीचर्स ने किया था प्रोटेस्ट। किन टीचर्स ने? सर इंडिया के बाहर टीचर्स ने क्या प्रोटेस्ट किया था? पेपर लीक पर उनको जेल में डाला गया। कहीं यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जम्मू कश्मीर में आपके इर्द गिर्द? सोनम वांगचुक को जानते हो? आप जानते हो? मास्टर बॉय, ठीक है। द थिंग इज सोनम वांगचुक क्या था, वो एक एक्टिविस्ट था। आपने 3 इडियट मूवी देखी है? रेंचो का नाम सुना है? रेंचो ने जिसका रोल किया था वो असल में इंसान है सोनम वांगचुक। वो लद्दाख का एक एजुकेशनिस्ट था, ठीक है ना, एनवायरमेंटलिस्ट। उसने बहुत काम किया, ही वाज अ साइंटिस्ट, लेकिन उसने बात की कि लद्दाख के साथ क्या हो रहा है, लद्दाख के साथ नाइंसाफी हो रही है। उसने प्रोटेस्ट निकाला, अभी उसको जेल में भर दिया गया। कारण उससे प्रोटेस्ट ना क्या करी,
ना. So you have lack of freedom of speech and expression under Article 19 of the Constitution. इसीलिए प्रोटेस्ट होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं. और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे कैसे प्रोटेस्ट होने के चांसेस हैं? कोई सुविधा ठीक नहीं है देश में. अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझो. ठीक है, आप समझो. ठीक है, खाली पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या फ्रस्ट्रेशन आती है लोगों में, वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं. कौन सा, कहां पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा आपको? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, बैकवर्ड एरियाज में क्या है? किसमें? स्मार्ट सिटी में पैसे जाया किए. ठीक है ना, इसमें कोई स्मार्ट थीम नहीं है. और ठीक है, घंटा घर का क्लॉक चेंज करके बोल रहे हैं हमने डेवलपमेंट की. ठीक है. सो जब भी हम टैक्सेस भरते हैं, ना, टैक्सेस भरा, सो हमें वहां से वो सर्विस नहीं मिलती. आप देखोगे हमारी टैक्स के पैसों से आपने क्या बना दिया? आपने स्मार्ट सिटी बना दी, बट सोचने तथ पैमानस पे कहीं. दैट वाज नॉट पार विद आवर एक्सपेक्टेशंस. हमारे एक्सपेक्टेशंस में खरी नहीं उतरी. गई ना फ्रस्ट्रेशन लुकन, लोग जानते हैं ना, लेकिन अस्ति ना गलती हमारी भी एक गलती है कि अशुन सिविक सेंस कहीं, हमें सिविक सेंस नहीं है. अगर आपको 31 दिसंबर को क्या करना है, आपको मनाना है न्यू ईयर एंड ऑल दैट. ठीक है ना, फनवारे तोड़ने की क्या जरूरत है? ठीक है ना, बेंच तोड़ने की क्या है ना. मतलब जैसे हम 10th में थे, ठीक है, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, लास्ट डे जो हमारा था, हमने बेंच तोड़ दिए. समझ आ रही? होता है ना ऐसा, मतलब शीशे तोड़ दिए एंड ऑल दैट. इसी तरीके से हम में भी सिविक सेंस होना चाहिए. आप जब भी जाओ, अश डस्टबिन आसान ये लेज खेमो तो सुना कर दरित. ठीक है ना, फुटपाथ किसके लिए है? लोगों के चलने के लिए. तच्छा पकवोड वोल. समझ आ रही बात? आप देख लेना. सो द थिंग इज, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज पुअर. देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स. उसकी वजह से लोगों में यूथ में ज्यादातर प्रोटेस्ट करने की भावना जग जाती है. एंड एल्स सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन. Marginalization. What do you mean by systematic marginalization? Kashmiris are termed as terrorists everywhere. Good, very good. जैसे रिसेंटली एक कपल चल रहे थे इंडिया में, पता नहीं कहाँ पे थे, वो लाइक चल रहे थे बाइक पे सिंपली, एंड हिंदू दो साइड पे उनको रुकाते हैं, फिर कहते हैं कि गाली देके आप मुसलमान हो, आप लोग टेररिस्ट हो. ऐसा क्यों? ऐसा उन्होंने तो कुछ किया नहीं था. ठीक है ना, तो ये बोला जाएगा systematic marginalization. ठीक है ना, you are marginalizing a sect of your society, a sect of your country, you are marginalizing. ठीक है ना, आप क्या करते हो? उनको अपने आप से दूर करते हो, आप उनको इंक्लूसिव नहीं समझते. उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से भी प्रोटेस्ट होने स्टार्ट होते हैं. कश्मीर के यूथ को अभी आप देखोगे, शॉल सेलर्स जो बाहर है, शॉल सेलर्स, ठीक है ना, उनको बोलते हैं आप जय श्री राम बोलो. ठीक है, भारत माता की जय बोलो. वो बोलते हैं हमारे इस्लाम में ये है नहीं. एंड इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू आर नॉट लायबल टू से जय श्री राम. ठीक है ना, आपका अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव फ्रीडम ऑफ योर रिलीजन. आप कैसे अपने रिलीजन को क्या करते हो, चलाते हो, वो आप तक है. आपको कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि आप जय श्री राम बोलो, भारत माता की जय बोलो. ठीक है ना, ये अपना जमीर होता है. कंसाइंस, यू हैव राइट टू कंसाइंस. समझ आ रही बात? सो जब आप मार्जिनलाइज करते हो, कुछ लोगों को मार्जिनलाइज करते हो, उससे प्रोटेस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. सो दीज आर थिंग्स. फिलहाल दीज आर द थिंग्स. यू हैव अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, मतलब ये है. ठीक है, एल्स अनइवन रिजर्वेशन, पॉलिटिकल डिलेज आर देयर, and you have lack of freedom of speech and expression, poor infrastructure, systematic marginalization, political representation youth की उतनी ज्यादा है नहीं. ठीक है ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उतनी यूथ की है नहीं, उनकी बात कोई सुनता नहीं है. उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला था कि हम 1.5 लाख जॉब्स देंगे, 2 लाख जॉब्स देंगे. ठीक है ना, अभी तो निकल रहे हैं जॉब्स, बट द थिंग इज उनका एग्जाम कब होगा अल्लाह जाने. लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं उनको वो पोस्टिंग दे रहे हैं, मतलब उसका एडवाइजर, इसका एडवाइजर. ठीक है ना, ये ड्राइवर, उसका एडवाइजर. वो किन को जॉब्स दे रहे हैं? जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं.
समझ आ रही बात? सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूथ इज नॉट दैट मच. सो अब क्या देखना है, ये प्रॉब्लम्स इन जनरल प्रोटेस्ट करने की ये प्रॉब्लम्स है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है ना, पॉलिटिकल करप्शन इज देयर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छुन किहिन, ठीक है, पुलिस मारती है, इसी तरीके से सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन होता है लोगों का, उससे भी प्रोटेस्ट होने के चांसेस हैं. नाउ व्हाट इज द बेस्ट वे टू कर्ब दिस, ताकि हमारे हिंदुस्तान में ये चीज ना हो, जनजीज के प्रोटेस्ट ना हो. व्हाट इज द बेस्ट वे टू कर्ब दिस, क्या क्या कर सकते हैं? यूथ को पॉलिटिक्स में ला सकते हैं. यूथ को पॉलिटिक्स में ला सकते हैं. वे फॉरवर्ड, ठीक है ना, वे फॉर सॉल्यूशंस. मोटे मोटे 2-4 पॉइंट्स बोल दो. सॉल्यूशंस, पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में करना है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूथ. मैंने कल एक वर्ड बोला था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. वी शुड कर्ब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. देयर वॉज वर्मा कमेटी थी, उसने बोला कि जिन पे भी क्रिमिनल केसेस है उनको आप इलेक्शन लड़ने मत दो, ठीक है ना. लेकिन वो हो नहीं सकता, ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट. समझ आ रही बात? ये वनस में कि तिमन में दी लड़ने एंड ऑल दैट, बट पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स चलते हैं क्योंकि उनके पास मनी भी होता है और मसल भी होता है. मनी एंड मसल पावर. समझ आ रही बात? सेकेंड, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपने दिया. सेकेंड, yes, give them bread and circus, they will never revolt, ठीक है ना, they will never protest. और क्या कर सकते हैं मैम ताकि प्रोटेस्ट होने के चांसेस कम हो? चुप करना सब, बोलो क्या कर सकते हैं? इंस्टाग्राम करो फ्री, फिर क्या कर सकते हैं? जोर से, कोई बात नहीं, ट्रीट मी एज योर फ्रेंड, डोंट वरी. क्या कर सकते हैं मैम? क्या को करिए, क्या कर सकते हैं सर? पॉलिटिक्स पार्टी जो मतलब वादा करेंगे, अगर उन्होंने वो पूरा नहीं किया, उनको आगे वापस इलेक्शन में उतरने नहीं. ठीक है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड राइट टू रिकॉल. राइट टू रिकॉल क्या होता है? राइट टू रिकॉल होता है आपने कोई गवर्नमेंट चुनी, आप उसको उतार सकते हो? नहीं. आप उसको वोटिंग के जरिए उतार सकते हो? जो पंचायत में ज्यादा पंचायत में कॉन्सेप्ट राइट टू रिकॉल. अगर आपने कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनी, इलेक्टेड पंचायत चुनी, द थिंग इज अगर आपको लगे 2 साल के बाद ये काम नहीं कर रही है, यू हैव राइट टू रिकॉल. आप वोटिंग करके उनको क्या कर सकते हो? हटा सकते हैं. लेकिन ये लोकसभा में गसान, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गसान, यू कैन ब्रिंग राइट टू रिकॉल. सही है. और रैंकिंग सिस्टम इलेक्शन में करवा सकते हैं, जैसे यूएस में होता है रैंकिंग सिस्टम इलेक्शंस. उससे क्या होगा सर? अगर यहाँ पर हमें चुनना होता है, यहाँ पर एक ही चुन सकते हैं, बट वहाँ पर रैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपका मन किसी और को भी वोट देने का, तो उसको वोट दे सकते हैं. हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. आप अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन है यहाँ, ठीक है ना. ये बोल रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म से प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जाना पड़ेगा, ठीक है. और कोई प्रॉब्लम्स ये है, आपको वे फॉरवर्ड देना है मैम. लॉज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज. लाइक जैसे गुड, वेरी गुड. देयर इज वन स्कीम है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए. एक स्कीम है कि पीएम कौशल विकास योजना. तथ मज क्या करान? कौशल विकास योजना मज क्या करान? हम देते हैं ट्रेनिंग, यंग पीपल को देते हैं ट्रेनिंग, ठीक है ना. आपने देखा होगा कटाई बुनाई का काम सिखाते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स बनते हैं, ऑल दैट, उनको ट्रेनिंग देते हैं.
जावा सिखाते हैं, C++ सिखाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हम 3 लाख लोगों को 2024 में हमने 3 लाख लोगों को ट्रेन किया, लेकिन 8% जो थे वो सिलेक्ट हुए आगे। 8% थे जो सिलेक्ट हुए आगे। आप देख लो, हमने ट्रेनिंग 3 लाख को दी, लेकिन 8% आर देयर जिनको क्या मिली, जिनको जॉब मिली। क्यों? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है कि आपका जो सिलेबस है ना, आप अभी वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हो, लेकिन आपके जो इंडस्ट्रीज है उनको वर्ल्ड वॉर के साथ क्या है, उनके वर्ल्ड वॉर के साथ कुछ नहीं है। हम अपने यूथ को क्या बना रहे हैं, स्टैग्नेट। हमने वही ट्रेडिशनल सिलेबस रखा है, ठीक है ना, हमने वही ट्रेडिशनल सिलेबस रखा है। ये वो था ना, विदाउट फुटप्रिंट्स, फीट वुड कुछ था ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, अशुसुई, मतलब उसका कोई रोल ही नहीं है हमारी जिंदगी में। सो यू शुड, आपका जो सिलेबस है, एकेडमिक सिलेबस है, यू शुड अलाइन दिस सिलेबस विद इंडस्ट्रीज। जैसे आप चाइना में देखोगे, चाइना में वहां के बच्चे ऐसे ट्रेडिशनल, मतलब ये नहीं पढ़ते, सिलेबस नहीं पढ़ते। आप देखोगे 4th क्लास में वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाती है। मैंने परसों एक बुक देखी, वहां 4th क्लास के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम देखो, हमारा वो ग्रुप है एक, ठीक है ना, चैट जीपीटी। अश क्या वनान, मतलब हमारे लिए क्या बना के दो, मतलब गुड नाइट मैसेजेस बना के दो, ठीक है ना, मेरा नाम भी इंक्लूड करना उसमें। समझ आ रही बात? सीरियसली वो दिखता है ना, जैसे कल ये था, न्यू ईयर था, ठीक है, उसमें वो डैश बीच में रह जाता है, चैट जीपीटी में डैश बीच में रह जाता है। जितने भी मैंने स्टेटसेस देखे हैं, ऑल दैट सब चैट जीपीटी पे अपने नाम इनकॉर्पोरेट किए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस, हमें कुछ आता नहीं है। सो द थिंग इज, आपको क्या करना है, प्रॉब्लम का जैसे प्रॉब्लम, यू हैवंट अलाइंड योर सिलेबस विद इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्या करो तुम, जिस मतलब गुड नाइट मैसेज, इंडस्ट्रीज को चाहिए स्किल। समझ आ रही बात? स्किल चाहिए। सो स्किल कहां से जनरेट होगी, जब आप अलाइन करोगे अपने सिलेबस को, अलाइन करोगे किसके साथ, इंडस्ट्रीज के साथ। जो धीरूभाई अंबानी कॉलेज है, स्कूल है ना, धीरूभाई अंबानी, जो बड़े बड़े स्कूल्स है, तिम छन ये पढ़ना फुटप्रिंट विदाउट फीट कहीं, अली एंड वली पढ़ना तिम कहीं। वो क्या पढ़ाते हैं, वो बिजनेस स्कूल के बारे में पढ़ाते हैं, वो बिजनेस करना सिखाते हैं आपको। समझ आ रही बात? सो फर्स्ट थिंग इज दैट अलाइन योर एकेडमिक सिलेबस with industries और 5th और क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल फास्ट ट्रैक रिस्पॉन्स ऑफ कोर्ट्स, क्या बोला आपने, स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन मेजर्स। हमने कुछ मेजर्स लिए हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट जिसको बोलते हैं, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगर जब बात हुई, फॉर एग्जांपल हमें परसों लगा, एक आईपीएस ऑफिसर को लगा कि स्मार्ट सिटी में धांधली हुई है। तुम किसके लिए पता इसमें धांधली हुई है? उसने हमें एक राइट दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आपका राइट है इंफॉर्मेशन हासिल करने का। आप किसी भी डिपार्टमेंट में रिट डाल सकते हो राइट टू इंफॉर्मेशन की, आरटीआई डाल सकते हो, वो आपको इंफॉर्मेशन बराबर प्रोवाइड करेंगे। फिर उस इंफॉर्मेशन से हम देख सकते हैं कि पोस्ट बराबर लगी, पोस्ट में काम गई, समझा ये वहां राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और पार्टी उठती है इलेक्शन में, वो ब्लैक मनी का यूज करती है, ब्लैक मनी का यूज करते हैं। देखो ये, देखो ये जो धांधली होती है ना, हाँ, स्टेट फंडेड इलेक्शन, जितना आपको स्टेट फंड दे उसी पे आपको इलेक्शंस लड़ने हैं, स्टेट फंडेड इलेक्शन। वेरी नाइस पॉइंट। सो द थिंग इज, रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली जो भी पैसा जाता है ना, ये मतलब ये जो सीटें बिक जाती हैं, आपकी जॉब्स की सीटें बिक जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक सीट का कॉस्ट है 30 लाख, अगर इन्होंने 10 सीट्स बेच डाली या 20 सीट्स बेच डाली, हो गए 3 करोड़ 6 करोड़। ये 6 करोड़ जाते कहां हैं? ये 6 करोड़ जाते हैं पॉलिटिकल फंडिंग के लिए। समझ आ रही बात? ये सबको पता होती है कि चोरी हो रही है, क्योंकि उनको पता होता है कि कल को फंड करने इलेक्शंस को। दैट इज व्हाई दे आर डूइंग दिस। आपको क्या लगता है, उमर अब्दुल्ला ये हिमचा शोध, मतलब ये सब के सब क्या है? आपने वो मीम देखा है, अब ये फैमिली मेरा शो देख रही है, मैं अब गाली नहीं दे सकता, वो देखा आपने? ठीक है ना? सो
स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन मेजर्स और डिजिटल करेंसी को प्रमोट कर सकते हैं। उससे, हाँ, डिजिटल करेंसी को प्रमोट कर सकते हैं, उससे करप्शन होने के चांसेस कम है, ठीक है ना। और रिमूवल ऑफ बीजेपी। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, अगर आप देखोगे ना, मतलब बीजेपी मेरी किसी पार्टी के साथ आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, बट मेरे ख्याल से बीजेपी ने अच्छा काम किया है, डेवलपमेंट किया है, ठीक है ना। कुछ हद तक, मतलब उनका एक ही इशू है, उनका रिलीजन के साथ थोड़ा सा क्या है, मुस्लिम्स के साथ थोड़ा सा ही, लेकिन एज फार एज द डेवलपमेंट इज कंसर्न, डेवलपमेंट उन्होंने ही लाई है। जितने भी रोड्स बने हैं, देखो रिसेंटली करप्शन हुआ था एफएए डिपार्टमेंट में, उन्होंने कॉश कर दिया लिस्ट। अगर बदल का गवर्नमेंट आशा नहीं, तुम कर कॉश लिस्ट की, वो उसको दबा देते, समझ आ रही बात। सो रिमूवल ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, आप मुझे ही रिमूव करा दोगे, ठीक है। सो और एक और चीज, सर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एक जीटी रूलिंग पार्टी के, लाइक एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वो उस रिलेटेड जिसके लिए उनको स्पेसिफिक, बनाया गया है, हाँ, उसके लिए स्पेशलाइजेशन नहीं है उनकी, स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए। रिसेंटली, बाद में बोलूंगा, ये कैमरा चल रहा है ना, ठीक है। कोई ऐसा मतलब जिससे आपको लगे कि मतलब यूथ की जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो रही है, कम हो सकती है, आप बात भी नहीं करते, ठीक है। बोलो, डरो मत। यूथ को चांस नहीं दे रहे। हाँ? चांस यूथ को चांसेस नहीं मिल रहे हैं। और थिंक मैम, आप बोलो, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स। अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। और हाँ, कौन सा, डायनास्टी रूल शुड बी बैंड, ठीक है, डायनास्टी रूल। और थिंक मतलब क्या प्रॉब्लम्स है आपकी, क्या प्रॉब्लम्स है यूथ की, उसको कैसे कर्व कर सकते हैं, किससे कर्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज अबाउट योर जन जी प्रोटेस्ट, ठीक है ना। दिस वाज अबाउट योर जन जी प्रोटेस्ट। हमने कल क्या देखा था, कल देखा था हमने कुलदीप सेंगर का जो रेप केस था, उन्नाव रेप केस, रेप्स क्यों होते हैं, हमें कैसे कर्ब करने हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि जनजीज ने प्रोटेस्ट किया। जनजीज कौन होते हैं, जो 1997 से बॉर्न 2013 तक बॉर्न हुए हैं। यूथ की प्रॉब्लम क्या है, जनजीज की प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, जनजी हो ना आप, कहां प्रॉब्लम जो आपको लगे कि अभी आप फेस कर रहे हो। एजुकेशन इज अनअफोर्डेबल, एजुकेशन इज अनअफोर्डेबल, ठीक है ना। गवर्नमेंट एजुकेशन इज वेरी पुअर, जनजीज की प्रॉब्लम है ना, ठीक है ना। और कौन सी प्रॉब्लम है आपकी, स्ट्रीक तो नहीं टूटा, वो प्रॉब्लम है आपकी। फिर कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम मैम आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम। स्किल्स डेवलप नहीं की गवर्नमेंट ने, स्किल्स डेवलप नहीं की माँ बाप ने, मतलब ओवरऑल सोसाइटी ने स्किल डेवलप नहीं की। बात हम अभी कर रहे थे, मैंने परसों क्लास की कंप्यूटर बुक देखी थी, उसमें हमें बच्चों को सिखा रहे कि कंप्यूटर ऑन कैसे करें, ऑन कैसे, अगर अभी बच्चा पैदा होगा वो कर लेगा कंप्यूटर ऑन, वो हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। सो जो आपका सिलेबस है वो एट पार नहीं है, आपकी जो स्किल्स होनी चाहिए। आप 5th के बच्चे को सिखा रहे हो ऑन कैसे करना है, पहले बटन दबाना है, ठीक है। तुम वो ऑब्सलीट थे, पहले सीपीयूज आते थे ना, सीपीयूज आते थे एंड ऑल दैट, वो ऑब्सलीट भी हो गए। सो द थिंग इज, हमें क्या करना है, एजुकेशन के जो सिस्टम है, आपका सिलेबस है, उसको क्या करना है, उसको आपको चेंज करने की कोशिश करनी है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ, एनी क्वेश्चंस। सर आपने जो सॉल्यूशंस बोले इस मुतालिक, सर क्या आपको ऑनेस्टली बताना, क्या आपको लगता है कि कभी खत्म हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। देखिए खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हमें एक लीडर की जरूरत है, ठीक है ना। एक लीडर की जरूरत है हमें, लीडर, बेटर लीडर, ठीक है ना, जो अच्छा लीडर हो, जो इसको कर्व कर सके। सर बट एक लीडर तो पूरी कंट्री को चेंज नहीं कर सकता। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता।
सर लीडर तो तभी बनेगा जब उसके पास सपोर्ट हो बाकी लीडर को आता है फिर चेंज करना, लेकिन मतलब 90 जैसे डेटॉल है वो 99.9% कीटाणु खत्म करती है, जो 1% होता है ना वो खत्म नहीं होता, वो चला जाएगा, ठीक है ना, वो रहता है। जब तक ये दिमाग से नहीं निकलेगा लोगों के मतलब अपना काम बनता गवर्नमेंट जाए जाता तब तक हाँ तब तक नहीं हो सकता, ठीक है। एनी क्वेश्चंस मैम? नहीं, आरटीआई की बात बोला था ना, जब लास्ट टाइम कौन सा? आरटीआई, हाँ हाँ, जब लास्ट टाइम राहुल गांधी ईसीआई से मामला था ना, देयर आर सेक्शंस ऑफ आरटीआई, 8th सेक्शन ऑफ आरटीआई, 4th सेक्शन ऑफ आरटीआई। आरटीआई में खुद लिखा है जी, हाँ हाँ ये बंद कर दो, मुझे मेरी ऊपर क्लास है, प्लीज ये बंद कर दो। सो द थिंग इज, जैसे आरटीआई आपने बोला उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, देयर आर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आरटीआई, सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई, सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई। अक सेक्शन चुवाना कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो सीक्रेट रहनी जरूरी है। ईसीआई ने क्या बोला, अंडर सेक्शन 4 और 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, ये हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। सो दिस इज द लूप होल, ठीक है सर।